देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपने को क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके पास में स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में से स्टूडेंट्स अपने को पढ़ना है रिलेशन और उस फंक्शन का कुछ पार्ट्स है ना अपने पास में। इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अपने पास में सिलेबस से हट गई है। अपने को मेन रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन का कुछ पार्ट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन कि रिलेशन किसको कहना है। रिलेशन बेसिकली होता क्या है, इफ R इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A एंड B, सेट A और B के ऊपर अगर R एक रिलेशन डिफाइन किया गया है तो उसको लिखना कैसे होता है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 11th क्लास रिलेशन डिफाइन किया जाता है, दो सेट है A और B, अगर उसके ऊपर एक रिलेशन R डिफाइन किया जाता है तो R को कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B, है ना, दैट इज अ रिलेशन। इसको कहते हैं रिलेशन, जो कि दो सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। या फिर कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऐसा भी हो सकता है वो, ठीक है। तो एक रिलेशन डिफाइन किया गया आपके पास में, तो इसका इन्वर्स कैसे होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है R इन्वर्स, जिसको क्या कहेंगे अपन, B क्रॉस A। ओके, B क्रॉस A निकालेंगे तो R इन्वर्स निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास में, तो इन्वर्स रिलेशनशिप R इन्वर्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा R इन्वर्स इज इक्वल्स टू B क्रॉस A से। ओके, ये तो रिलेशन होता था 11th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने को जो यहाँ पे पढ़ना है अपने रिलेशन का, अपने पास में टाइप्स पढ़ने हैं कि रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ द रिलेशन में अपने पास में जो मेन आपके पास में 3 टाइप्स हैं। एक का नाम है रिफ्लेक्सिव, दूसरे का नाम है सिमेट्रिक और तीसरे का नाम है आपके पास में ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और ये जब तीनों मिलते हैं, जब तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है, रिफ्लेक्सिव भी है कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे तो तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ये होता है आपके पास में जब एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे A, A बिलोंग्स टू R है, तो देखो A से रिलेटेड है, इसको A से रिलेटेड कहते हैं कि मतलब जब दो सेम चीज़ें होती है आपके पास में, खुद से रिलेटेड होता है एलिमेंट, तो ऐसा रिलेशन जो A में डिफाइन किया गया है, 1 में डिफाइन किया गया है, B में डिफाइन किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन होती है A 1 B मतलब दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो खुद इसको कहते हैं खुद का खुद से रिलेशन, व्हेन द एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। आई बात समझ में। तो व्हेन एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। उसको स्टूडेंट्स अपन क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब, जब एलिमेंट किससे रिलेटेड हो, इटसेल्फ रिलेटेड हो। व्हेन एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। उसको अपने को क्या कहना है, उसको कहना है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशनशिप। सिमेट्रिक किसको कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशनशिप का मतलब होता है व्हेन अ एलिमेंट फर्स्ट आर रिलेटेड टू सेकेंड, देन अगेन सेकेंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। जैसे एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि PQR ट्रायंगल अगेन ABC के कॉन्करेंट होगा। यस, कह सकते हैं ऐसा। भाई आपके पास में हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x है, कह सकते हैं। राम इज अ ब्रदर ऑफ मोहन, तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन इज अ ब्रदर ऑफ राम, ये कह सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेशन में होता है, तो दूसरा अगेन आपके पास में पहले से रिलेशन में होता है। जैसे AB दो एलिमेंट है, A इज रिलेटेड टू B है एंड अगेन B इज रिलेटेड टू A है, दोनों के दोनों सेम है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव किसको कहना होता है, एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, A B आपके पास में ऐसा A वाला एलिमेंट है, दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक जब फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड एंड अगेन सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट, दैट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव किसको कहेंगे, देखो पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेशन में है, दूसरा एलिमेंट तीसरे से रिलेशनशिप में है, तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल XYZ। 3 ट्रायंगल है ABC PQR XYZ, तो ABC ट्रायंगल इज कॉन्करेंट विद PQR ट्रायंगल इज कॉन्करेंट विद XYZ, तो वी कैन से दैट ABC ट्रायंगल इज कॉन्करेंट विद XYZ। तो पहला तीसरे से रिलेशन हो गया। मोहन इज अ ब्रदर ऑफ राम एंड राम इज अ ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। आई बात समझे, मोहन इज अ ब्रदर ऑफ राम एंड राम इज अ ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तो वी कैन से दैट राम इज अ ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, तो वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू C। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं दैट्स कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। मतलब आपके पास में क्या होता है, AB देन A इज रिलेटेड टू B, BC देन B इज रिलेटेड टू C, और इन दोनों से यूज करके हम निकालते हैं A इज रिलेटेड टू C।
तो ए इज रिलेटेड टू सी होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव है। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ द रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जब तीनों के तीनों होते हैं, कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव भी होता है, कोई भी सेट सिमेट्रिक भी होता है, कोई भी सेट ट्रांजिटिव भी होता है, जब तीनों के तीनों रिलेशन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो एग्जाम में क्वेश्चंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का पूछा जाता है। सो दैट इज अ रिफ्लेक्सिव, दैट इज अ सिमेट्रिक और दैट इज अ ट्रांजिटिव। क्वेश्चन को समझो। देखो बेटा, इसके कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वाले ने हमें आंसर दे दिया होता है। क्वेश्चन वाले ने आंसर कैसे दे दिया होता है? क्वेश्चन वाले ने आंसर ये दे दिया होता है कि शो करो, शो दैट गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव है और हमें भी बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है। शो दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, मतलब वो ट्रांजिटिव है, हमें बताना है वो ट्रांजिटिव है। चाहे आपको गलत आ रहा है, आपको नहीं आ रहा दिमाग में कि हम क्या करें, ये तो ट्रांजिटिव नहीं बन रहा, फिर भी आपका आंसर ट्रांजिटिव ही लिख के आना है। क्यों? उसने शो करने के लिए कहा है। शो करना है इसका मतलब गेंद अपने पाले में पड़ी है, आपको शो करना है, आप बताना है आपको कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये आपके पास में इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस क्या? शो दैट द गिवन रिलेशन आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी आपको कहना है, उसको सिमेट्रिक भी कहना है, उसको ट्रांजिटिव भी कहना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी कहना है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी कहना है। लेकिन चेक वेदर लिखा हुआ है, चेक वेदर, तो आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। चेक वेदर लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल उसको चेक करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि आपके पास में सिमेट्रिक है। तो दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप पे अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ आर ए बी के ऊपर एक डिपेंड किया गया है जिसमें ए इज इक्वल टू बी है, बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है। तो लिखना कैसे है? सबसे पहले तो आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन। इफ आर इज reflexive then elements are related to itself, है ना स्टूडेंट्स। पहला आपके पास में चैप्टर ही ऐसा है जिसके अंदर आपके पास में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ओके, गिवन रिलेशन आर बाय गिवन रिलेशन आर, क्या गिवन है? ए बी, ए इज इक्वल टू बी। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे? आर ए कॉमा ए लिखेंगे सच दैट ए इज इक्वल टू ए, और आर बी कॉमा बी दैट्स बी इज इक्वल टू बी। ये क्या है? ट्रू है, ट्रू। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आपका रिफ्लेक्सिव पूरा कंप्लीट होता है। सेकेंड होता है सिमेट्रिक। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? कैसे लिखा हमने? सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखी, व्हेन द आर इज अ रिफ्लेक्सिव देन द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। एलिमेंट्स इटसेल्फ रिलेटेड जो होने चाहिए तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। फॉर रिलेशन आर जो गिवन है उसके लिए लिखा। आपके पास में अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो आपके पास में ये और ये आएंगे। अगर ये और ये आते ट्रू होता है, ए इज इक्वल टू ए होता है, बी इज इक्वल टू बी होता है, ट्रू होता है, तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, फॉर symmetric relation, for symmetric relation if A is related to B, that implies B is related to A, that implies A, if A is related to B, that implies B is related to A, then given R इज सिमेट्रिक। गिवन आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। गिवन आर इज सिमेट्रिक। ओके, गिवन आर क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या लिखना है? फॉर गिवन रिलेशन, यहां पे आ जाते हैं, फॉर गिवन रिलेशन आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये तो आपको गिवन है। ओके, ये तो फोर गिवन हो गया। अब फोर सिमेट्रिक लिखो भाई। फोर सिमेट्रिक रिलेशन क्या लिखना पड़ेगा? समझे? आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज ए इज इक्वल टू बी, देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट बी इज अगेन इक्वल टू ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक हो जाएगा। आर आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। फिर थर्ड था आपके पास में ट्रांजिटिव। क्या था स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसको कहना?
देखो ट्रांजिटिव किसको कहा था कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, 3 एलिमेंट है ए बी सी, ए बी और सी 3 एलिमेंट है, तो आपके पास में 2 हो तो तीसरा एज्यूम करना है सी, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दैट एम्प्लाइज, ये क्या एम्प्लाइज कर रहा है, दैट एम्प्लाइज again that implies A is related to C, then given relation is transitive। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव हो जाएगा। गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, गिवन रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके बाद लिखना कैसे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे, आर ए बी के लिए रिलेशन है तो क्या लिखेंगे आप, बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी। इक्वेशन फर्स्ट, फॉर बी एंड सी, तो आर कैसा लिखा जाएगा, बी कोमा सी, बी कोमा सी, बी इज इक्वल्स टू सी। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू सी। इट मीन्स देयरफॉर आर ए कोमा सी, A is equals to C, या we can say that A is related to C, therefore R is transitive। क्या हो जाएगा, R आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो गिवन रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ थ्योरिकल पार्ट है आपके पास में, वो भी आपको इसके अंदर लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, बताना है, समझाना है किस तरह से वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, किस तरह से सिमेट्रिक हो रहा है और किस तरीके से वो ट्रांजिटिव हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके पास में आपको रिलेशन के अंदर बतानी है। किसी भी आपके पास में रिलेशन के लिए वो सिमेट्रिक कब हो रहा है, ट्रांजिटिव कब हो रहा है, और वो आपके पास में किस तरीके से उसके लिए आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट इसका फंक्शन की, फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास है फंक्शन की, फंक्शन को किस तरीके से पढ़ना है ना, बहुत सिंपल सा है, पढ़ सकते हैं सभी बच्चे। फंक्शन किस तरीके से पढ़ना, देखो फंक्शन आपके पास में है, जो मेन डिपेंडेंसी ऑफ द फंक्शन स्टूडेंट्स, वो फंक्शन आपका डिपेंड करेगा इस डेफिनेशन पे, इस कॉल्ड से डेफिनेशन कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया। आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से लेकर के बी तक, मतलब पहला सेट जो होने वाला है वो ए है और दूसरा सेट जो होने वाला है वो बी है। कैसा भी फंक्शन हो सकता है, पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ए से बी तक आपका एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो हमने एक फंक्शन का एग्जाम्पल लिया है 1 2 3 4 5 और इधर से 6 7 8 9 और 10 है। फंक्शन की डेफिनेशन वही 11th क्लास की कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट। पहले सेट के सभी एलिमेंट है जो सेकंड सेट से रिलेशन में होने चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट। दूसरी चीज़ आपके पास में ये है कि इधर के जितने भी एलिमेंट है उधर सबकी इधर आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए। इधर से जितने भी एलिमेंट है उनकी इधर क्या होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए। इंडिविजुअल इमेज होगी तभी आपके पास में आपका सेट पॉसिबल है, अदरवाइज आपका सेट पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में। तो इधर वाले जितने भी एलिमेंट है उधर इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल एलिमेंट इमेज होनी चाहिए। अगर मोर देन वन इमेज प्रेजेंट होगी तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। आपके सभी सारे फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करना है, फंक्शन के कुछ टाइप है। सबसे पहला टाइप है कि 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं। जैसे कि ये जो एरो दिख रहे हैं ना, ये 1 to 1 एरो है। देखो 1 to 1 एरो है आपके पास में, तो दैट्स कॉल्ड अ 1 1 फंक्शन। उसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। जितने भी एरो है सब सिंगल रिलेटेड है, सिंगल एलिमेंट कनेक्टेड है, तो दैट्स कॉल्ड 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को अपने को कैसे प्रूफ करना है, अपने को कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर fx1 और fx2, fx आपका एक फंक्शन है, उसमें हमने 1 और 2 दो डिवाइड कर दिए फंक्शन के। पहला फंक्शन x1 है और दूसरा फंक्शन x2 है। एक ही फंक्शन के दो पार्ट कर दिए, एक बार 1 पुट किया x की जगह और एक बार 2 पुट किया। तो अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेकर के हम उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद x1 इज इक्वल्स टू x2 आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आता है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है x1 इज नॉट इक्वल्स टू कितना रहेगा, x2। अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए, इक्वल्स टू कंसीडर किया तो इक्वल्स टू आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है, रिवर्स आ जाता है, जैसे आपने इक्वल्स टू ऐड किया बट नॉट इक्वल्स टू आ गया, तो हम कहेंगे कि इट्स नॉट अ 1 1, तो उसका नाम क्या रख देंगे, अदरवाइज वो क्या रहेगा आपका मैनी 1। क्या रहेगा, मैनी 1। तो 1 1 समझ में आ गया। fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी, है ना, कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 कैसे करना है। तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। x1 इज इक्वल्स टू x2 आता है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1, अदरवाइज हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1।
फिर आते हैं ऑन टू, पहला हो गया 1 1 और मैनी 1, पहला फंक्शन हो गया 1 1 और 1 1 नहीं है तो आंसर क्या रहेगा मैनी 1। फिर आता है ऑन टू, इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, देखो ये वाला सेट है आपके पास में, तो रेंज यहाँ से निकलती है, सेकंड सेट के आपके पास में जो एलिमेंट रिलेशन में होते हैं दैट्स कॉल्ड रेंज। तो सेकंड सेट के एलिमेंट जो रिलेशन में है 1 2 3 4 5 6, ये तो होती है रेंज। अगर ये जो रेंज है वो सबसेट है किसकी, कोडोमेन की, या फिर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन या सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो मैंने यहाँ पे एक सिंबल बनाया है सबसेट का, इफ रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या रहेगा, इनटू रहेगा। आई बात समझ में। तो ऑन टू कब रहेगा, जब रेंज इज अ सबसेट ऑफ और रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन, या तो सबसेट के इक्वल टू रेंज, या आपके पास में सबसेट से क्या है आपके पास में रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज आपके पास में इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो इनटू। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एफ आपका एक फंक्शन है, ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइन किया गया है आपके पास में, ए से एन तक एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए के अंदर आपके पास में एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6, जो भी एलिमेंट होंगे वो अपन लिख देंगे। एन के अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये एन के अंदर है आपके पास में। ओके, तो हमने कहा कि आपके पास इस तरह के डायग्राम में हम देखते हैं कि रेंज कितनी है, ये इसकी रेंज है, एन तो बहुत बड़ा है, ये इसकी रेंज है 1 2 3 4 5 6, हमने देखा कि ये रेंज है, बाकी आपके पास में कोडोमेन तो कौन है, एन है। तो हमने कहा कि रेंज कितना है, रेंज है 1 2 3 4 5 6, और कोडोमेन कौन है, कोडोमेन 1 से इन्फिनिट तक एन है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज का सबसेट और इक्वल टू, सबसेट और इक्वल टू ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है, सबसेट और कोडोमेन के इक्वल है, सबसेट हो सकता है या कोडोमेन हो सकता या इक्वल टू हो सकता है। तो रेंज इज सबसेट ऑफ इक्वल टू कोडोमेन, तो एफ आपके पास में क्या रहेगा, ऑन टू। तो इस तरीके से ऑन टू अगर इस तरीके से नहीं होता है, आपके पास रेंज और सबसेट में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो इनटू हो जाएगा। दूसरी चीज ऑन टू को और बताने की कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी का रिलेशन आना चाहिए। सेकंड सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री होता है, फर्स्ट के अंदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट के अंदर कोई तो देखिए अपने पास में हमने देखा कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो रही है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गई, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। एक और दूसरी चीज, अगर आप किसी फंक्शन का एरो डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा फंक्शन इसका अपन एरो डायग्राम बना सकते हैं, तो एरो डायग्राम के बेसिस पे दो चीजें क्लियर हो जाती है। एरो डायग्राम से हमें 1 1 का भी पता चल जाता है, और एरो डायग्राम के बेसिस पे आप ऑन टू का भी आंसर दे सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एरो डायग्राम के बेसिस पे आप ये काम भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर आपके पास में आपने एरो डायग्राम बनाया, तो एरो डायग्राम के अंदर सेकंड सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड सेट में एलिमेंट फ्री होता है तो इसका मतलब है आपका फंक्शन इनटू है। बात समझना, सेकंड सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री होता है तो आपका फंक्शन इनटू है। सेकंड सेट के अंदर एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सबका रिलेशन निकल रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा वो। क्यों भाई, देखो रिलेशन निकलेगा तभी तो कोडोमेन होगा, सबसेट होगा तभी तो सबसेट होगा। अगर एलिमेंट फ्री होगा तो रेंज और इसमें कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा आपके पास में। आई बात समझे। तो आपके पास में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अगर एलिमेंट फ्री होता है तो आपके पास में दैट्स कॉल्ड इनटू, अदरवाइज आपके पास में वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। सेकंड आपके पास में देखो इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं, एफ इनवर्स फंक्शन कैसे निकालना होता है, किसको कहते हैं। देखो एफ इज इनवर्स फंक्शन। एफ को इनवर्स फंक्शन कब कहेंगे, दो चीजें होनी चाहिए। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था, दो चीजें होनी चाहिए। पहला एफ इज 1 1 होना चाहिए और एफ इज ऑन टू होना चाहिए। अगर दोनों चीजें फॉलो होती है, आपका फंक्शन 1 1 है और आपका फंक्शन ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू मिलते हैं आपके पास में, तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। नाम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी आ सकता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव आपके पास में किसको कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और केवल जो 1 1 होता है, केवल और 1 1 होता है, उसका भी एक नाम होता है सरजेक्टिव। क्या होता है, सरजेक्टिव। केवल 1 1 को सरजेक्टिव कहते हैं और 1 1 और ऑन टू को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो आपका फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, मतलब वो 1 1 और ऑन टू है, तो उसका इनोटेबल फंक्शन पॉसिबल है। अगर दोनों में से एक नहीं है, वो 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो उसका इनोटेबल पॉसिबल नहीं है। तो एक फंक्शन हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x + 3 आपका एक फंक्शन है। ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x + 3 आपका एक फंक्शन है। इस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x + 3 फंक्शन के लिए आपके पास में डिफाइन किया गया है कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर r तक। शो दैट कि ये इनवर्टेबल है, ये इनवर्टेबल है। इसका मतलब ये आपको ये शो करना है आपके पास में कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। आपको ये शो करना कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो देखो हमने कहा कि 1 1 के लिए क्या कहा था स्टूडेंट्स, x1 इज इक्वल्स टू fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो हमने कहा कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेते हैं हम, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 4x1 इज इक्वल्स
4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 क्या करना था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 पुट करना था, ये आ गया। 3 से 3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, बस x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। आपने fx1 इज इक्वल टू fx2 लेट किया तो क्या आया x1 इज इक्वल टू x2, fx1 इज इक्वल टू fx2 लोड किया, x1 इज इक्वल टू x2 आया तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 हो गया। ऑन टू इनटू का चेक करना है तो हमने अभी कहा था भाई इसका एरो डायग्राम बना दो, सब बात क्लियर हो जाएगी। आपने एरो डायग्राम बनाया, 1 पुट करो, इधर से आपने 1, आपके पास में इधर कौन है r है, तो माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक r है इधर आपके पास में, तो प्लस इंफिनिट तक आपके पास में r हो गया, और सेकंड आपके पास में कौन है, तो ये तो हो गया आपके पास में r, इधर भी r है और इधर भी कौन है r है, तो माइनस इंफिनिट से लेकर प्लस इंफिनिट तक आपके पास में r है और इधर भी माइनस इंफिनिट से लेकर प्लस इंफिनिट तक r है। वैल्यू पुट करते गए, सबसे पहले -1 पुट किया, -1 पुट किया तो माइनस का 1 आ रहा है क्योंकि माइनस पर प्लस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 0 पुट करने पर 3 आ रहा है और 1 पुट करने पर आपके पास में 7 आ रहा है, मतलब आप एलिमेंट पुट करोगे तो एलिमेंट आपका आंसर आएगा, वो भी r के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर एग्जिस्ट करता है तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या है कोडोमेन, और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन ऑन टू हो गया है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं आएगा इधर, फंक्शन आपके पास में ऑन टू हो गया है, फंक्शन आपका 1 1 हो गया, इसका मतलब फंक्शन कौन सा हो गया, वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना है, आपने 1 1 चेक कर लिया, आपने इस तरह से ऑन टू चेक कर लिया है, तो आपके पास में अब इनवर्टेबल निकालना है। जैसे आपका फंक्शन ये था fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 का आपको क्या निकालना था, इनवर्टेबल निकालना था। आप क्या करेंगे, fx की जगह y पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और y इज इक्वल टू कितना 4x प्लस 3 हो जाएगा, ये 4x प्लस 3 हो गया, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे आप, इस आपके पास में इस से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर भेज देंगे, तो y माइनस 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, दैट इज अ वैल्यू ऑफ x, जिसको आपको क्या लिखना है f इनवर्स x इज इक्वल टू x की जगह y करना है क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हैं, अब y को x से रिप्लेस कर दो, तो x माइनस 3/4 इज योर इन्वर्टेबल फंक्शन, कि ये आपका एक इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, कितना f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/4 इज योर इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इस तरीके से इन्वर्ट निकालना है, इन्वर्टेबल 1 1 इस तरीके से चेक किया जाता है। ऑन टू आप एरो डायग्राम बना दो, एरो डायग्राम के बेसिस पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके पास में, तो एरो डायग्राम से आप ऑन टू भी बता सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और ऑन टू बताने का तरीका ये है कि आपके पास में यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली है वो x की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करने पर, इसके अंदर पुट करने पर आपका आंसर y आएगा, है ना, तो उसका मतलब भी ऑन टू होता है, वो तो हर बार आएगा ही आएगा, ओके। x की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो हर बार आपके पास में y आएगा, x की वैल्यू कितनी y माइनस 3/4 आप यहाँ पे पुट कर लो, तो आंसर अगर y आता है तो आपके पास में आंसर, क्योंकि इसी से निकला इसी में पुट होगा तो y आएगा ही आएगा, ओके। तो आप एरो डायग्राम के बेसिस पे कोशिश करें आंसर देने की। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास में फंक्शन जो इसके अंदर आपको पढ़ना है। इस तरह आपके पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हट गया, मतलब फॉर गॉफ और उससे जो बनने वाले फंक्शन है वो आपके हट गए हैं। तो आपको मेन जो फंक्शन के चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स बोर्ड के हिसाब से, आपको एक तो ये पढ़ना है 1 1, एक पढ़ना है ऑन टू इंटू 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू और इनोटेबल फंक्शन। इसमें से आपके पास में एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास में चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना स्टूडेंट्स। देखेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन। अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेशन का, जिसके अंदर आपके पास में शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ आर रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, ये आपका रिलेशन है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, जो न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है न ट्रांजिटिव है, ओके। तो किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके पास में हमने कहा कि हमारा जो रिलेशन आर है वो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है। फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर आपको रिफ्लेक्सिव बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं आप, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया 1/3, देन 1/3 इज रिलेटेड टू 1/3 दैट्स बिलोंग्स टू आर। तो हमने कहा कि 1/3 अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या होगा, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 9 इज नॉट अ ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये। तो इसका मतलब कहेंगे इज नॉट रिलेटेड टू द रिलेशन, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप कोई से भी अदर वैल्यू भी आप ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, चलते हैं अपने पास सिमेट्रिक की तरफ, दो नंबर चेंज कर दिए। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा नहीं कि आपके पास में सर अगर हम यहाँ पे 1 1 ले लेते हैं, देखो किसी के दिमाग में आ रहा है सर आप 1 1 ले लेते, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होता है, एक कंडीशन तो ट्रू होती, पर ऐसा रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सल सभी एलिमेंट्स के लिए सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 1 2 एलिमेंट ले लिए सही हो गया, बाकी के एलिमेंट का क्या, ऐसा नहीं, सभी एलिमेंट के लिए वो रिलेशन ट्रू होना चाहिए, ओके। जितने भी एलिमेंट है सभी, अगर आर है तो माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है,
सिमेट्री के लिए क्या करना है, आपने एलिमेंट लिए 1 और 2, दैट्स बिलोंग्स टू आर है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1 इज लेस देन टू 2 स्क्वायर है, तो 1 इज लेस देन टू 4, ये तो ट्रू हो गया। तो इसका रिवर्स भाई अपन ने क्या सीखा था सिमेट्रिक में ये सीखा था कि 1 इज रिलेटेड टू 2 है तो 2 इज रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। तो 1 और 2 ले लिया, तो हमने देखा कि 1 और 2 में तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है 1 और 2 की सिमेट्रिक के लिए। अब इसका रिवर्स लेते हैं, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 आता, तो क्या ये तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। और ट्रांजिटिव की बात करें, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए अपन देखेंगे, आपके पास हमने एलिमेंट ले लिए 3 2 2 और 1.7, दैट्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं क्योंकि ये आर है। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/7 स्क्वायर, तो आपके पास में ये हो गया और ये आ गया। अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास में, और 3 और 7 का रिलेशन कब होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7.1 स्क्वायर, तो हमने देखा 3 इज लेस देन इक्वल टू 7.1 स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि देखो अगर 3 रिलेटेड टू 2 है और 2 रिलेटेड टू 1.7 है, तो 3 रिलेटेड टू कितना होना चाहिए, 1.7 होना चाहिए, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.7 स्क्वायर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो 3 इज रिक्वेस्ट टू, अब 1.7 का स्क्वायर किया था 2.89, दैट इज अ फॉल्स। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, और न ही क्या है स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव है। चलते एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय सेट इज 1 2 3 4 5 6, सेट आर ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ए कितना है 1 2 3 4 5 6, ए इज रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। कैसे डिफाइन किया गया है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास में ये जो वैल्यू है ये ए से रिलेटेड है, तो आप पुट करके चेक कर देते, तो आर कौन बना, ए 1 पुट किया तो 2 बना, 2 पुट किया तो 3 बना, 3 पुट तो 4, 4 पुट तो 5, और 5 पुट तो कितना बना 6 बना। 1 2 3 4 5 और 6 बना आपके पास। अब देखो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए, 4 4 5 5 और 6 6, जो कि है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। सिमेट्रिक कैसे होना है, सिमेट्रिक ऐसा होना चाहिए था 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, है क्या, नहीं है। 2 3 तो 3 2 होना चाहिए था, नहीं है क्या, है नहीं है। 3 4 होना चाहिए तो 4 3 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 नहीं है, 4 5 है तो कुछ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है, नहीं है भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपके पास में ये न तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं आपके पास में सिमेट्रिक है, 2 3 से रिलेशन है, 3 2 से ऐसा किसी का कोई रिलेशन नहीं है आपके पास में, और न ही ट्रांजिटिव है। तो न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना है, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको करने आपके पास में, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। और फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक तो ऑन 1 1 आना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 करके 1 1 निकालना है, fx1 इज इक्वल टू fx2, दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और आपके पास में रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, तो आपके पास में फंक्शन क्या बनता है, ऑन टू 1 1 और ऑन टू मिलता है, तो आपके पास में क्या बनता है, इनवर्टेबल फंक्शन, जिसका नाम क्या रहता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें हैं आपके पास में, और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कोशिश करें पढ़ने की, क्वेश्चन नहीं आवे करें, नहीं आने पर आप मेरे से पूछें, ठीक है स्टूडेंट्स।